हेलो एवरीवन, मैं रागनी शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने चैनल नॉलेज फॉर सर्चर्स में। आज मैं आपके साथ 8th क्लास की साइंस के साथ हम गो थ्रू करेंगे एनसीईआरटी। अब एनसीईआरटी अगर बुक की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें बुक में देखने को मिलते हैं दो चैप्टर, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स एंड रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। मेरे हिसाब से ये चैप्टर का जो सीक्वेंस है वो 6 to 7 नहीं, 6 to 7 ऐसे होना चाहिए, क्योंकि प्यूबर्टी को हम पहले समझ लें उसके बाद जाएं अगर हम रिप्रोडक्शन पे तो चीज़ें हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होती हैं। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एल्डोसेंस को कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज एल्डोसेंस, एल्डोसेंस क्या है, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था की अगर हम बात करते हैं तो इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया है फिलोसफर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने, कि ये तूफानी अवस्था है। तूफानी अवस्था क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो चेंज होते हैं, इमोशंस चेंज होते हैं, फिजिकल अपीयरेंस चेंज होता है। यहाँ इस एज के बच्चे का अटैचमेंट अपने पीयर ग्रुप के साथ ज़्यादा हो जाता है। पीयर ग्रुप के साथ अटैचमेंट की वजह से यहाँ पर वो एडजस्ट नहीं कर पाता एटमॉस्फेयर के साथ। ये वो एज होती है जब हम बच्चे को ये कहना शुरू कर देते हैं कि अब बच्चे नहीं, बड़े हो गए हो तुम, बड़ों की तरह बिहेव करो। तो रिक्वेस्ट है कि बच्चे को पहले बड़ा तो होने दें, तब वो समझेगा चीज़ों को। लेकिन हाँ, ये वो एज होती है जिसमें जो हमारा बच्चा है, चाहे वो बॉय चाइल्ड है चाहे वो गर्ल चाइल्ड है, वो बहुत स्मार्ट लर्नर होता है, इमोशंस को कंट्रोल करना जानता है, लेकिन थोड़ा सा उसे स्पेस चाहिए होता है इस इमोशन को कंट्रोल करने के लिए, समझने के लिए, इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करने के लिए। अच्छा, ये जो एज स्टार्ट होती है, ये एज स्टार्ट होती है 11 to 19। ये 11 to 19 वाला जो टाइम है ये एडोलसेंस का टाइम है। ये वो टाइम है जब ना तो वो अपने आप को बड़ा ही फील कर रहा है कि मैं बड़ा हो गया, ना ही अब वो बच्चा बचा है। ये वो टाइम है जब बच्चों की कैटेगरी से आप ऊपर आ गए हैं, बड़ों की कैटेगरी तक आप नहीं पहुंचे हैं। इसीलिए इस एज को बोला जाता है चेंज टू रिप्रोडक्टिव ग्रोथ, यानी कि वो चेंजेस जो आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ ले जाएंगे। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी जो एज रखी है मैच्योरिटी की या अडल्ट की, वो 18 रखी है, क्योंकि उम्मीद की जाती है कि 18 तक आते आते सारे चेंजेस हो चुके हैं, आपके हार्मोन्स चेंज हो चुके हैं, सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स डेवलप हो गए हैं, प्राइमरी के साथ आपने बर्थ लिया है, तो एक मैच्योरिटी आपने गेन कर ली है। इसलिए जो गवर्नमेंट ने एज रखी है वो 18 फॉर गर्ल्स, 21 फॉर बॉयज। अब यहाँ पे जो 18 और 21 का डिफरेंस है वो ये बताता है कि 18 फॉर गर्ल्स, इसका मतलब क्या है कि जो गर्ल है उसने अपनी मैच्योरिटी को बॉय के कंपैरिजन में जल्दी गेन कर लिया है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने चैप्टर रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। वो एडोलसेंस वाली स्टेज है। तो क्या है इसमें? चेंजिंग लीडिंग टू द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी वो सारे चेंजेस जो आपको रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक लेकर जा रहे हैं, दे ऑल केम्स इन द वे ऑफ एडोलसेंस। अब अगर हम बात करते हैं तो इसमें एज कौन सी होती है? एज होती है 11 to 19। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी चेंजेस बिकमिंग कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, यानी प्यूबर्टी का मतलब हो गया तरुण अवस्था, है ना। यानी वो सारे चेंजेस जो धीरे 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 आपको लेकर चले जाएंगे रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी की तरफ। यानी अब आप रिप्रोड्यूसली ग्रोथ कर रहे हो। चेंजेस क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है। It is the way by which the nature send you the message that you are growing older and then oldest। ठीक है, यानी ये वो तरीका है जिसमें नेचर हमें बताती है कि अब आप बड़े हो रहे हैं। ठीक, अब इसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखने वाली बात है। चेंजेस एट द प्यूबर्टी। अच्छा, ये टीन वाली एज होती है, बेसिकली ये टीन वाली एज होती है। जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18 कहाँ खत्म होता है? 19 पर। तो ये 13 से 19 है, लेकिन हार्मोनल चेंज की वजह से इसको 11 to 19 माना गया है। कुछ बुक्स में आपको ये 12 to 19 मिलेगा, किसी में 13 to 19 मिलेगा, क्योंकि इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होती जा रही हैं। तो हम जो इसको कैलकुलेट करते हैं वो 11 to 19 करते हैं। अब चेंजेस क्या क्या आते हैं वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहला है सडन इंक्रीज इन हाइट। यहाँ पर सडन इंक्रीज होता है हाइट के अंदर। सडन इंक्रीज यानी अचानक ही हाइट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे बच्चा 11 की एज पे पहुंचता है तो
अच्छा, ये जो चेंज होता है ये फीमेल्स में बहुत होता है, यानी फीमेल की हाइट ज्यादा तेजी से बढ़ेगी रेदर देन बॉय। अब घर में ही देख लीजिए, गर्ल बॉय दोनों हैं, दोनों का एज ग्रुप लगभग आसपास है या 1-2 साल का गैप भी है, तो उस कंडीशन में हम ये देखते हैं कि अगर छोटी बहन है 10-11 साल की है तो उसकी हाइट अपने 11-12 साल का जो भाई है उसके कंपैरिजन में ज्यादा होगी। तो ज्यादा का रीजन क्या है कि जो फीमेल होती है उसमें रेट ऑफ ग्रोथ एक्सिस में होता है, लेकिन उसकी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो मेल से पहले रुक जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में जो फीमेल है उसके अंदर चेंज स्पीडली देखने को मिलेंगे, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज का स्टॉप लग जाएगा वो मेल के कंपैरिजन में जल्दी लगेगा। ठीक है, ये चीजें जितनी मैं आपको समझाऊंगी उससे ज्यादा आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगी, क्योंकि वो चेंजेस हो रहे हैं आपकी बॉडी में। 8th क्लास के बच्चे की एज यही होती है, इसी ग्रुप में आता है, तो ये चेंजेस आप ज्यादा फील कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को कनेक्ट कीजिए अपने आप से। ठीक है, तो इसमें क्या है, सडन इंक्रीज इन हाइट। अच्छा, हाइट में क्या है कि हाइट में अब यहाँ से ये चैप्टर तो ये कहता है कि हाइट जो है एज फैक्टर और मेल फीमेल के अकॉर्डिंग चलती है, लेकिन एक चीज और जो एनसीईआरटी कहती है वो ये कहती है कि जो हाइट है वो डिपेंड करेगी आपकी डाइट पर, कि आप इस एज में क्या खा रहे हैं। ठीक है, और प्लस जीन्स पर, यानी हेरिडिटी पर, कि आपको आपके पेरेंट्स से क्या क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर मिला है, उसमें हाइट का क्रोमोसोम किस बिहाफ से अरेंज है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपकी हाइट इंक्रीज करेगी। अब हाइट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हाइट को कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट एज इन सेंटीमीटर अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट इंटू 100। ठीक है, ये हाइट को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है। इस पे एक शॉर्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी जिससे आप कैलकुलेट कर लेंगे कि किस तरह से हम अपनी हाइट को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर चेंज इन बॉडी शेप। देखो, चेंज इन बॉडी शेप सबसे बड़ा चेंज होता है जिसे बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, लेकिन नेचर के दिए हुए चेंज है तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। तो ये वो चेंज है जो बॉडी की शेप में चेंज होता है। आपने देखा होगा कि आपके साथ के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है कि सडन किसी के बॉय के शोल्डर ब्रॉड हो जाते हैं। ठीक है, शोल्डर ब्रॉड हो गए, जो गर्ल्स हैं उनका वेस्ट से बिलो वाला सेक्शन ब्रॉड हो जाता है, यानी अब आपका फिजिकल अपीयरेंस चेंज होगा। आप जो आपका चाइल्डिश लुक था वो धीरे धीरे मेच्योरिटी की तरफ मूव करेगा। तो ये वो चेंज है जहां पर बॉडी के शेप्स चेंज होने लगते हैं। ये वो कंडीशन है जब बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पाता उन चेंजेस को। यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की बन जाती है, क्योंकि देखो, एक जो गर्ल होती है उसके साथ क्या होता है, वो अपनी मदर के साथ फ्रैंक हो जाएगी, सिस्टर के साथ फ्रैंक हो जाएगी, और भी फैमिली में मेंबर हो जाएंगे जिनके साथ वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकती है। और एक टाइम के बाद वो मदर और सिस्टर भी उसको वो चीजें बताने लगती हैं, जो चेंजेस उसकी बॉडी में आएंगे उनसे उनका इसका इंट्रोडक्शन हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है बॉयज को, इसीलिए इस एज का बच्चा अपने फ्रेंड्स की तरफ मूव करता है, क्योंकि प्रॉब्लम सेम है, सिचुएशन सेम है। तो यहाँ पर थोड़ी सी जरूरत है पेरेंट्स को कि जो बॉडी में चेंज आएंगे उससे थोड़ा सा रूबरू करवा दिया जाए बच्चे को। तो होगा क्या कि वो समझ सकेगा, क्योंकि कई बार बच्चे के साथ होता क्या है कि वो इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। 1% क्लास में कोई ऐसा बच्चा है जिसके फेशियल हेयर्स आने लगे क्लास में और किसी स्टूडेंट के नहीं आ रहे, तो उस कंडीशन में वो खिंचे खिंचे से रहते हैं, है ना। तो वो कंडीशन है जिसमें पेरेंट्स को, फादर को, ब्रदर को बताना चाहिए कि भाई होगा, ऐसा होगा और ऐसा भी होगा। तो यहाँ पर जो चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी आती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा कंसर्न होने की जरूरत है पेरेंट्स को अपने बच्चे के साथ। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट चेंज जो हमें सबसे ज्यादा दिखाई देता है वो है हमारा वॉइस चेंज। वॉइस चेंज, वॉइस चेंज क्या है, हमारे नेक में एक लैरिंक्स नाम का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। नेक्स्ट चेंज जो हमारी बॉडी में आता है वो आता है वॉइस चेंज। वॉइस चेंज क्या है, वॉइस, हमारे जो नेक है उसमें एक लैरिंक्स नाम की स्ट्रक्चर होती है जिसे वॉइस बॉक्स बोलते हैं।
वो वॉइस बॉक्स अब ग्रो करता है, ठीक है, वो वॉइस बॉक्स ग्रो करेगा। अब ग्रो करने के बाद ये इसकी ग्रोथ गर्ल चाइल्ड में अलग होती है, बॉय चाइल्ड में अलग होती है। अब इस ग्रोथ के डिफरेंस की वजह से हम देखते हैं कि जो बॉय है उसकी वॉइस कुछ और हो जाती है, और जो गर्ल है उसकी वॉइस का पिच जो होता है वो हाई हो जाता है, ठीक है। हाई पिच्ड वॉइस किस में है, गर्ल्स में है। बॉय हैज डीप वॉइस। डीप वॉइस या हाई पिच्ड वॉइस का रीजन क्या है, हमारा वॉइस बॉक्स है, क्योंकि जो गर्ल है उसका वॉइस बॉक्स कम ग्रोथ करता है, कम डेवलप होता है। जो बॉय है उसका जो वॉइस बॉक्स है उसका डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इसी वजह से ये जो स्ट्रक्चर है एडम्स एप्पल है ना, ये जो नेक में दिखाई देता है, जैसे कुछ लोग अभी बच्चे क्या करते हैं, अच्छा चल ये वो निकल गई, अब तेरी हाइट नहीं बढ़ेगी, तो उसका हमारी हाइट से कोई लेना देना नहीं है। एडम्स एप्पल हमें ये शो करता है कि हमारे वॉइस बॉक्स की ग्रोथ कितनी हुई है। बेसिकली जो हाइट है वो इलोंगेशन ऑफ बोन है, और वॉइस बॉक्स क्या है, वॉइस बॉक्स भी कार्टिलेज का बना है, इसमें भी जो है बोन्स का ही इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये भी तभी ग्रोथ करेगा जब इलोंगेशन इन बोन, इलोंगेशन इन कार्टिलेज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर जो गर्ल्स है उसका पिच जो है वो हाई होगा, क्योंकि कम एरिया में ज्यादा साउंड क्रिएट किया जाएगा। जो बॉय है उसका जो एरिया है वॉइस बॉक्स का वो मैक्सिमम होगा, इसलिए जो उसका वॉइस होगा वो डीप होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्लैंड। इस एज में आकर जो ग्लैंड्स होते हैं वो ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे, सिबेशियस ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाएगी, है ना। यहाँ पे फीमेल्स में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड क्या है, सिबेशियस ग्लैंड का मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। तो होता क्या है कि ग्लैंड्स एक्टिव हो जाती है, इसलिए आपने देखा होगा इस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उनको एक्नेस, पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये वो एज है जिसमें हाइजीन कॉन्शियस भी होना पड़ता है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक। इसके बाद है रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये वो एज होती है जिसमें जो बच्चा है वो हर एक चीज को अपने वे में सोचने लगता है। मोस्ट लर्निंग स्टेज होती है, ये वो एज होती है जहां पर आप इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, चीज़ों को लर्न करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ही हमारे जो इमोशंस हैं वो स्ट्रांग होते हैं, लर्निंग पावर अच्छी होती है, मेच्योरिटी को गेन किया जाता है। अब यहाँ पर ही एक चीज़ जो बड़ी देखी जाती है, वो प्यार मोहब्बत वाले कांड भी इसी एज में देखे जाते हैं। वो क्यों देखे जाते हैं, क्योंकि बेटा हार्मोन का चेंज है। ये जो पोएट्स ने फ्रेंडशिप को लव से कैलकुलेट कर दिया, उसमें दिल का कहीं कोई रोल नहीं होता, कंट्रोल है तो ब्रेन का। अब ब्रेन का कैसे, तो ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस नाम की स्ट्रक्चर होती है जो कि हार्मोन्स को रिलीज करती है। हार्मोन ही हमारे इमोशन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। वो कैसे करते हैं, तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक हार्मोन्स की तरफ। अब हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स होते हैं केमिकल सब्सटेंस। ये केमिकल सब्सटेंस क्या करते हैं, ये ट्रिगर पॉइंट का काम करते हैं। ट्रिगर पॉइंट का कैसे काम करते हैं, ये इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, ये हाइट को कंट्रोल करते हैं, ये हमारे गुस्से को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें बॉडी के अंदर हमारा नर्वस सिस्टम जो मूव करता है विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स ही मूव करता है। इसमें सबसे मेजर रोल प्ले करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड भी कंट्रोल्ड होती है किससे, हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन में, हमारे सर में बैक में सिचुएटेड एलमेंट शेप स्ट्रक्चर है, जो कि अपने अंदर से 9 टाइप के हार्मोन्स निकालता है। और ये हार्मोन्स डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को, डिफरेंट डिफरेंट बिहेवियर को कंट्रोल करने का काम करती है। इससे जो हाइपोथैलेमस में से जो हार्मोन्स निकलते हैं बेसिकली वो प्रोटीन जनरेटेड होते हैं, ठीक है। तो अब क्या है, हाइपोथैलेमस अपने आप से हार्मोन्स को निकालेगा, वो हार्मोन्स कंट्रोल होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड की हेल्प से। अच्छा, यहाँ पे हाइपोथैलेमस जो 9 हार्मोन्स निकालता है वो अलग अलग ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि 9 के 9 पिट्यूटरी पे अटैक करेंगे, नहीं, हर एक हार्मोन अलग अलग वर्क करेगा। 9 में आपको मेन बता रही हूँ, लेकिन अगर हम उन 9 में भी ग्रुप्स डिवाइड करें तो टोटल
11 टाइप के हार्मोन्स हाइपोथैलेमस जनरेट करने का काम करता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये हमारे ब्रेन में सिचुएटेड होती है। अब इससे जो हार्मोन्स निकलेंगे बेसिकली टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन निकलेगा। टेस्टोस्टेरोन, टी फॉर टेस्टोस्टेरोन, टी फॉर टेस्टो, टी फॉर टेस्टीज, और टेस्टीज किस में होती हैं? मेल में होती हैं। एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन डेवलप होगा फीमेल में। फीमेल में ब्रेस्ट डेवलपमेंट और बाकी के जो चेंजेस आते हैं वो एस्ट्रोजन की हेल्प की वजह से ही आते हैं। अब ये हार्मोन वर्क कैसे करते हैं? तो हार्मोन को अगर हम इनकी वर्किंग देखते हैं तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ग्लैंड्स से, है ना। अब ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये दो तरीके की होती हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? ये टारगेट पर जाकर अटैक करती हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? होता क्या है कि ये अपने हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देते हैं और ब्लड के थ्रू जो हार्मोन है वो टारगेट पॉइंट पे जाएगा और अटैक करने का वर्क करेगा। इज दैट क्लियर? इतना क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्टिव फेजेस की स्टडी करेंगे तो हम इसमें बेसिकली स्टडी करते हैं फीमेल के अंदर चेंजेस की। तो फीमेल के अंदर जो चेंजेस स्टार्ट होते हैं दे स्टार्ट एट द एज ऑफ 10 to 12। ठीक है, ये वो स्टेज है जब हार्मोन्स एक्टिवेट हो गए बॉडी के अंदर, बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पे पीरियड्स की स्टार्टिंग हो जाती है जिसको हम बोलते हैं मिनार्क। ठीक है, फर्स्ट ब्लडी फ्लो इज नोन एज मिनार्क। अब इसमें क्या होता है? इसमें मैचुरेशन ऑफ एग होता है। यूट्रस की जो वॉल है वो स्ट्रांग होना शुरू हो जाती है और एग जो है पर मंथ बाय वन साइड ऑफ द ओवरीज, ओवरीज कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो हर मंथ एक साइड से, जैसे इस मंथ इस साइड से एग रिलीज हुआ है, लेफ्ट साइड से रिलीज हुआ है, तो नेक्स्ट मंथ राइट साइड से एक एग रिलीज होगा। तो ये स्टार्टिंग होती है। अब एक एज होती है जिस पर जाकर ये वाला जो फ्लो है ये स्टॉप हो जाता है, दैट इज नोन एज मेनोपेज। मेनोपेज स्टार्ट होता है 45 to 50 में। इस टॉपिक में आपको ये ही दिया गया है। इसके बाद एनसीईआरटी में जो नेक्स्ट हेडिंग है दैट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, यानी सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जाएगा। तो ह्यूमन बॉडी की बात की जा रही है। हमारी बॉडी में होते हैं 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस एंड सम ऑल्सो ऑर्गन्स ऑफ द सेल इज ऑल्सो कंटेन द क्रोमोसोम्स। ठीक है, तो बेसिकली जो है बॉडी में कितने होते हैं? 23 पेयर्स होते हैं। ये जो 23 पेयर्स हैं ये डिवाइडेड होते हैं 22 + 1। अब ये जो 22 है ये सिमिलर होते हैं, दैट इज नोन एज ऑटोसोम्स। और ये जो होता है एक पेयर, दिस इज नोन एज सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम क्या है? ये सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल की बात की जाएगी, इन फीमेल सेक्स क्रोमोसोम क्या होगा? सेक्स क्रोमोसोम होगा हमारा XX। और अगर हम बात करते हैं मेल की, तो मेल के अंदर जो क्रोमोसोम का सेट हो जाएगा दैट इज XY। अब जो न्यू बॉर्न बेबी है उसका सेक्स कब डिसाइड किया जाएगा? तो उसका सेक्स डिसाइड होगा तब जब फर्टिलाइजेशन होगा, यानी कि जो फीमेल है, फीमेल का जो एग है उसके पास X क्रोमोसोम ही है। ठीक है, द एग कंटेन ओनली द X क्रोमोसोम। अब स्पर्म जो है, स्पर्म के पास X और Y है। अगर हैचिंग X से हो रही है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ X क्रोमोसोम, देन द XX, देन गर्ल चाइल्ड विल बी बोर्न। और अगर एग की हैचिंग हो रही है Y से, देन XY, देन चाइल्ड विल बी बॉय। तो इस तरीके से डिटरमाइन किया जाता है सेक्स को बच्चे के। ठीक है, तो यानी कि अगर बच्चा बेबी चाइल्ड है या बॉय चाइल्ड है तो ये इसमें ये नहीं कह सकते जैसे पुराने समय से चलता आ रहा था। खैर अब ये चीजें हमारी सोसाइटी में से बहुत हद तक खत्म हो गई हैं कि बच्चे का सेक्स क्या होगा ये डिपेंड करता है कि स्पर्म का कौन सा क्रोमोसोम एग को हैच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये टॉपिक क्लियर हो जाता है सेक्स डिटरमिनेशन
डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद एनसीईआरटी में डिफरेंट हार्मोन्स दे रखे हैं, तो बॉडी के हर ऑर्गन में डिफरेंट ऑर्गन हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन का अपना एक वर्क होता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट। तो यहाँ पर क्या है कि हम इंसेक्ट्स की लाइफ में भी हार्मोन्स के रोल को देखते हैं। इसमें बुक में जो अच्छा एग्जांपल दे रखा है दैट इज द टैडपोल। टैडपोल क्या है, फ्रॉग का ही कह सकते हैं चाइल्डहुड फॉर्म है ना। तो होता क्या है कि टैडपोल से कन्वर्ट होके जो फ्रॉग बनता है, यहाँ पर एक प्रोसेस फॉलो किया जाता है साइंटिफिकली, दैट इज मेटामॉर्फोसिस। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं तो रूपांतरण या कायांतरण, काया चेंज हो रही है। टैडपोल क्या है, फिशी स्ट्रक्चर है, फिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, जस्ट लाइक दैट। अगर आपके घर के आसपास कोई पॉन्ड हो तो आप देखना रेनी सीजन में आपको इस तरह की स्ट्रक्चर वाटर के अंदर फ्लो करती हुई दिखती है। ठीक है, तो ये जो टैडपोल है, टैडपोल का जो टेल होता है, इसके अंदर थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन हार्मोन जो है रिलीज होता रहता है, टेल खत्म होती जाती है और ये जो है मेटामॉर्फोसिस के थ्रू ये चेंज हो जाता है किसमें, फ्रॉग में। तो देखा जाए कि हार्मोन्स जो हैं वो केवल ह्यूमन बॉडी में नहीं, इंसेक्ट्स में भी बहुत ग्रेट रोल को प्ले करने का वर्क करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है एक समझने वाली चीज है। क्यों समझने वाली चीज है? क्योंकि भाई यहीं पर आपको पता चलेगा कि आप अपनी इस एज को 11 से लेकर 19 तक की, 11 टू 19 तक की जो एज है, आप इसको मेंटेन कैसे करेंगे। तो सबसे पहली जो ज़रूरत होती है, क्योंकि बॉडी में इलोंगेशन हो रहा है, हाइट बढ़ रही है, बोन डेवलप कर रहे हैं, तो एक डाइट वो जो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, उसमें प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल सब कुछ होना चाहिए। और एज ए इंडियन हमारे खाने में बैलेंस डाइट किसे बोला जाता है? दाल चावल सब्जी रोटी, है ना। लेकिन इसके साथ साथ फ्रूट भी उसमें एडिड होने चाहिए, सैलेड भी उसमें एडिड होना चाहिए। प्रोटीन के लिए हमारे पास बहुत सारे पल्सेस हैं और भी बहुत सारे रिच सोर्स हैं। मिल्क को भी हम बैलेंस डाइट कहते हैं, होता भी है, लेकिन अगर वो मिल्क हमारा किससे है, प्योर फॉर्म में है, तब वो बैलेंस डाइट है। सिंथेटिक मिल्क की बात नहीं कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो प्योर मिल्क भी अपने आप में कंप्लीट डाइट होता है। यहाँ पर हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है कैल्शियम की। ठीक है, तो कुल मिला के रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करने का सबसे फर्स्ट जो सोर्स है दैट इज न्यूट्रिशनल नीड। आप अपनी न्यूट्रिशनल नीड को फुलफिल करें, प्रोटीन रिच डाइट लें। ठीक है, आजकल टीनेजर्स में बहुत सारी डेफिशिएंसी डिसीज दिखाई दे रही है, तो उसका रीजन क्या है? मुझे ये नहीं खाना, मुझे वो नहीं खाना, इसी वजह से ये डिसीज आ रही हैं। तो यहाँ पर जरूरत होती है न्यूट्रिशनल डाइट की। दूसरी बात है पर्सनल हाइजीन। मैंने जैसा कि आपको बताया कि ग्लैंड्स बॉडी में बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाती हैं, हेयर ग्रो कर जाते हैं बॉडी पर, है ना, सिबेशियस ग्लैंड डेवलप हो रही है, स्वेट ग्लैंड डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर ज़रूरत होती है आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखें। ठीक, बहुत सारी डिसीज ऐसी होती हैं जो अनहाइजीन की वजह से हो जाती हैं, तो हाइजीन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट है फिजिकल एक्सरसाइज। फिजिकल एक्सरसाइज ये वो कंडीशन होती है जब हम एक्सरसाइज के थ्रू अपनी बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये क्यों है? ये हमारे माइंड को हेल्थी रखने के लिए ज़रूरी है, अपनी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर वे में करने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर फिजिकल एक्सरसाइज की भी रिक्वायरमेंट होती है। इसके बाद आपको एनसीईआरटी में एक हेडिंग मिलेगी दैट इज से नो टू ड्रग। एडोलसेंस की एज सबसे ज़्यादा इमोशनली इफेक्टिव होती है। इमोशनली इफेक्टिव क्यों होती है? क्योंकि हाइपोथैलेमस ने तो अपना हार्मोन रिलीज कर दिया, बॉडी एक्साइटेड फॉर्म में भी होती है क्योंकि नई नई एनर्जी गेन की होती है। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग हमें ऐसे मिल जाते हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि अगर हम इस ड्रग्स को ले लेते हैं, इस मेडिसिन को ले लेते हैं, इस टैबलेट को ले लेते हैं, स्मोकिंग कर लेते हैं, तो बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। बॉडी रिलैक्स होती है, अगर हम देखें तो बॉडी रिलैक्स होती है, लेकिन वो एडिक्टिव भी कर देती है।
तो कोई भी ड्रग्स लिया जाता है फिजिशियन के सजेशन पर, किसी के कहने से, किसी एक्सपेरिमेंट को ना करें अपने साथ कि किसी ने कहा कोई बात नहीं चिल मार धुआं उड़ाते हैं, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजें आपके लिए इंजूरियस होती हैं, और इस तरह के जितने प्रोडक्ट होते हैं उस पर क्लियर लिखा होता है, ठीक है, इंजूरियस फॉर हेल्थ। तो इसीलिए से नो टू ड्रग्स। आप अच्छी डाइट लीजिए, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए किसी ट्रस्टेड पर्सन के साथ, ठीक है। और दूसरी बात, फैमिली के साथ मिक्स होकर रहिए। ये जो एज है यही आपको बनाएगी और यही आपको बिगाड़ेगी। तो इस एज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपना ध्यान रखिए, अपने इमोशंस को शेयर कीजिए, फिजिकली एक्टिव रहिए, हाइजीन का ध्यान रखिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ है तो कमेंट करके बताइए, वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को स्प्रेड कीजिए, क्योंकि नॉलेज स्प्रेड करने से आपकी नॉलेज ही बढ़ती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ।